गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 11th ऑफ जून पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आप लोग @prince_लूथरा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू और अपने जो डाउट्स होते हैं प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को लेकर वो पूछ सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज कोरपेट के बारे में डिस्कशन हमारा होगा। हम एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर करने वाले हैं। देन नाइपिट के बारे में जानेंगे, नेस्कार क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। एलएमओ एंड कोकरेली सेमन्स की जो रैंकिंग आई है उसके बारे में भी डिस्कशन हमारा होने वाला है। गैनीमेट क्या है इसको जानेंगे। कीलिंग कर क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे। सीडीएन काफी इंपॉर्टेंट एरिया है एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, इसको डिस्कस करते हुए आपका एनवायरमेंट और ज्योग्राफिक सेक्टर से दिहिंग पटकाई के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप जो डेली बेसिस पे हिंदू एनालिसिस है वो आप देख रहे होंगे ऑन द सेकंड चैनल, बिकॉज यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज है इसके अलावा जो आपका डेली हिंदू एनालिसिस है वो देखना भी काफी जरूरी है, सो दैट आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की जो इंटीग्रेटेड वे में तैयारी है वो हो सके। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना स्कोर आप यहां पर लेकर चलेंगे। तो 6 मार्क्स जो है उसे कट ऑफ के तौर पे रखा गया। तो आउट ऑफ 10 6 जो है वो आपको मिनिमम यहां पर क्वेश्चंस ठीक करना है टू बी इन द सेफ जोन। 6 से ज्यादा भी टारगेट सेट करेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा और उसे अचीव करने की भी कोशिश करिएगा। चलिए, वेरियस 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है आप उसको एनरोल कर सकते हैं 2021 2022 के लिए। और मिशन यूपीएससी 2022 आपका 500 डेज का कोर्स है जो कि आपका प्री कम मेंस का 2022 के लिए आपका जो कोर्स है वो बनाया गया, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कवर किया जाता है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोरपैट। कोरपैट एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। ये किस किस के बीच में है? क्या ये इंडिया थाईलैंड के बीच में है, सिंगापुर के साथ इंडिया करता है, श्रीलंका के साथ करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? मैंने यहाँ पर टाइमर जो आपका है वो स्टार्ट कर दिया है, सोच समझ के आंसर करिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में था, द हिंदू के अंदर आर्टिकल था, नेवीज ऑफ इंडिया थाईलैंड ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं 3 दिन की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अंडमान सी के अंदर। और यहाँ पे नेवीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड जो है कोरपैट जो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसकी फुल फॉर्म है कोरपैट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, तो कॉर्पेट का जो मतलब है वो भी बता दिया, इट्स अ शॉर्ट वर्जन ऑफ द एक्सपेंडेड टर्म जिसको कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहा जाता है, जो कि अंडमान सी के अंदर करी जानी है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडियन नेवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सरयू एंड थाई शिप क्राबी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो हमारे भी जो नेवल शिप्स हैं और उनके भी जो नेवल शिप्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो अभी शुरू हो रहा है 3 दिनों के लिए। द टू नेवीज हैव बीन बायएनुअली अंडरटेकिंग कोरपेट अलोंग विद देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर करी जाती है और 2005 से हम इसको करते आ रहे हैं। और जो हमारा सागर मिशन है उसको भी स्ट्रेंथन करने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना निभाएगी। तो आंसर क्या हो जाता है आपका यहाँ पर? ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपका एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉल ऑफ मालदीव्स लाई साउथ ऑफ इक्वेटर। तो यहाँ पे मालदीव्स के पास काफी छोटे छोटे आइलैंड्स है, उसमें से इक्वेटर के साउथ में कौन सा है? यहाँ पे 3 नाम दिए, माले दिया है, अडू दिया है, अरी दिया है। आपको बताना है। द हिंदू के अंदर न्यूज थी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो मालदीव्स हैं उनके अर्स्टवाइल फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो यूएन के अंदर सिलेक्ट हुए और इंडिया ने उनके सिलेक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर निभाया। लेकिन उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी गई थी कि इंडियन कॉन्सुलेट जो एडू एटोल है यहाँ पर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया। ठीक है, यहाँ पर मैप की बात करें तो मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूं। सो दिस इज द इक्वेटर विच इज पासिंग थ्रू। और ऊपर अगर आप देखेंगे आपको अरी एटोल भी मिल जाएगा, माले भी मिल जाएगा, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एडू मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप बाइफर्केट जो है तीनों को कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एटोल्स हैं वो ऊपर वाली डायरेक्शन में है, लेकिन एक ही आपका छोटा सा आइलैंड जो है वो साउथ ऑफ इक्वेटर फॉल करता है। यहां पर अगर हम क्वेश्चन के ऊपर वापस से यही पूछा था साउथ ऑफ इक्वेटर कौन सा है, तो सिर्फ एडू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एडू एटोल में इंडिया का कॉन्सुलेट बनेगा या नहीं बनेगा इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी जो है वो यहां पर नहीं दी गई है। द हिंदू से ये क्वेश्चन बनाया गया था। चलते हैं यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि नाइपीड को लेकर है। नाइपीड को लेकर पूछा गया, बताइए कौन सी दोनों में से स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका पीआईबी से बनाया गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ये दिव्यांग जन को जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है किसी भी तरीके की उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए लेकर आया गया है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। मैं आपका टाइम जो है स्टार्ट कर देता हूं। रिसेंटली जो श्री थवरचंद गहलोत हैं उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया डॉक्टर बी आर अंबेडकर भवन, एक हॉस्टल बिल्डिंग है। किसके लिए? नाइपीड के लिए, एनआईए पीआईडी
के लिए सिकंदराबाद के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट फॉर कोक्लियर इम्प्लांट्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, जिन लोगों को सुनने में परेशानी होती है तो उनके लिए जो इम्प्लांट्स की सुविधा है वो यहां पर लाई गई है और इसे 6 लाख पर यूनिट टू 7 लाख पर यूनिट के अंदर इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब इसके अंदर जो एलोकेशन होगा पर यूनिट के ऊपर वो ज्यादा किया जाएगा और बेहतर तरीके के जो इक्विपमेंट्स है वो अब यहाँ पर इम्प्लांट्स एक्वायर किए जा सकते हैं। आपका जो नाईपीड है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप के तौर पे जाना चाहता था, लेकिन मेंटली हैंडीकैप एक अच्छी टर्म नहीं समझी जाती, इसी वजह से नाम यहां पर चेंज किया गया था। इसे 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था सिकंदराबाद के अंदर। एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। तो ये जो नाईपीड है जिसको पहले NIMH के नाम से जाना जाता था, इट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, नॉट द फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो शब्द है वो इंटेलेक्चुअल यूज किया जाता है, ना कि फिजिकल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट पहली जो स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट बताना था और इनकरेक्ट तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है, सो योर आंसर विल बी बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहे हैं निसाक के बारे में। नाउ निसाक को रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, क्या ये कोई स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये कोई नई ओरल ड्रग है जिसे नेस्ले के द्वारा बनाया गया है, एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर नन ऑफ द अबव कोई और ही चीज है। ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो PIB से बनाया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां पर एक स्टेटमेंट दी थी, उसको लेकर ये क्वेश्चन जो है बनाया गया। उन्होंने कहा था इसरो विल असिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको सहायता दी जाएगी। तो यहां पे देख लेते हैं इसरो जो है ऑलरेडी यहां पर 67 ISRO is already monitoring and geotagged 67 projects at 221 sites in North East। तो ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनको हेल्प भी प्रोवाइड करी जा चुकी है और उन्हें जियो टैग भी किया जा चुका है। तो वैसे तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है उसको लेकर निसाक न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे सहायता जो है इन पर्टिकुलर एरियाज को डेवलप करने में करी जाएगी। तो निसाक की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है एट शिलोंग एंड प्रोवाइड करती है डेडिकेटेड सर्विसेज खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो कि इंडिया के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 8 स्टेट्स को कवर किया जाता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, 7 सिस्टर्स प्लस आपका सिक्किम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम इसके अंदर शामिल होते हैं। सेंटर वाज सेटअप विद अ विजन टू प्ले अ कैटालिटिक रोल इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को पूरे तरीके से डेवलप किया जा सके और वहां पर स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का भी अगर इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, हेल्थ केयर को डेवलप करने में, एजुकेशन को डेवलप करने में, इमरजेंसी कम्युनिकेशन को डेवलप करने में, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट को प्रोवाइड करने में, तो वहां पर स्पेस एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। चलिए तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा निसाक। निसाक की फुल फॉर्म भी आपको बता दी, नाम में ही था नॉर्थ ईस्टर्न और SEC क्या था, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था। दिहिंग पटकई सीन इन द न्यूज इज द 7th नेशनल पार्क ऑफ, किसका ये 7वां नेशनल पार्क है। ये हमने हिंदू एनालिसिस के अंदर भी जिक्र किया था और मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से न्यूज के बारे में बताया था। क्या ये असम में आया है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, या फिर नन ऑफ द अबव किसी और ही राज्य के अंदर आया है। टाइम मैंने आपका स्टार्ट कर दिया, द हिंदू से ये न्यूज बनाई गई है, सोच समझ के आंसर करिएगा कहां पर ये आया है, कहां पर लाया गया। देखिए वहीं पे आया है जहां पर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही 6th नेशनल पार्क जो था वो भी यहां डिक्लेयर किया था और 7th भी दोबारा से बना दिया है एंड 7th इज दिहिंग पटकई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आया है आपका असम के अंदर। 6th नेशनल पार्क भी मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए उस 6th का नाम क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो दिहिंग पटकई द 7th नेशनल पार्क है असम का, और असम नाउ जो है वो तीसरा सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं तीसरा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क को रखने वाला राज्य जो है बन गया, क्योंकि पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जो आपको नेशनल पार्क मिलेंगे वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे, टोटल 12। सेकंड आपके यूटी है, अंडमान निकोबार आपका आ जाता है, यहां पर भी आपको 9 का नंबर मिल जाएगा, और तीसरे नंबर पे आपका आता है असम, और असम के अंदर जो नंबर है वो आपका 7 हो जाता है। पहले से ही यहां पर 5 शामिल थे। 5 कौन कौन से थे, काजीरंगा था यहां पर, आप भी नाम बता सकते हैं, मुझसे पहले लिखने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। काजीरंगा के अलावा मानस भी यहां पर था, मानस के साथ साथ नमेरी और रांग, और साथ ही साथ डिब्रू साइकोवा भी यहां पर था, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो 6th था जिसका नाम मैंने आपसे पूछा वो क्या था, रायमोना,
ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क भी यहां पर आया था और अभी 7 जो है वो भी यहां पर आ चुका है। ठीक है, चलिए यहां पर 5 ओल्डर्स के नाम मैंने आपको बता दिए। काजीरंगा मानस जो है उनकी खास तौर पे यहां पर एक भूमिका है, क्योंकि उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है वो भी दिया जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। वैसे मैप के ऊपर भी आप यहां पर वेरियस नेशनल पार्क जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ओरांग भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पे डिब्रू सैकोवा भी आपको दिख रहा है, काजीरंगा इज ऑल्सो अवेलेबल हेयर, मानस इज हेयर, तो ये सारे आप लोकेट कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैप बेस्ड क्वेश्चन से। 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है इसको exam.netmock.com पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अगर 2 घंटे डेली आप दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, देखिए यूपीएससी के अंदर सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, तो वो तो आप करिएगा ही करिएगा जो आप आपकी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप 2 घंटे इन क्रैश कोर्सेज को दे सकते हैं, यू विल सी एन चेंज इन योर प्रिपरेशन। जो आपकी एक्चुअल में प्रिपरेशन चल रही है उसके अंदर एक रिमार्केबल चेंज जो है वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज 2 घंटे के अंदर जो वीडियो आपको लेक्चर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए जाते हैं, उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर हो जाती है। सो आपकी जो सेल्फ स्टडी चल रही है उसे करते रहिए, लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप इन लेक्चर्स को भी कवर करते रहते हैं तो जो आपका यूपीएससी का ड्रीम है उसको आप इजिली अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो सारी मेहनत है वो आपको इन कोर्सेज के अंदर देनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब नहीं करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन जो वहां पर दिए, जो आंसर राइटिंग दिए उसको भी करना है। एट द सेम टाइम आपको जो डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स के तौर पे जो वीडियोस देखने हैं वो वीडियोस भी जरूर देखने पड़ेंगे। चलिए, तो इसी तरीके का 500 डेज का कोर्स है जिसको आप एनरोल करा सकते हैं मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स देखिए आपसे पूछा कि बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी इसमें से कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के अंदर हाई टेम्परेचर इसकी जरूरत पड़ती है ताकि इसको स्टोर किया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कहती है डीसीजीआई को लेकर। नाउ यहां पे कहता है कि इट्स अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ऑक्सीजन की बात करी जा रही है, एंड इट्स प्राइस इज फिक्स्ड बाय डीसीजीआई, और उसका प्राइस डीसीजीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 ध्यान से रीड करें और उसके बाद आंसर को करें। यू हैव 6 मोर सेकेंड्स टू गो। चलिए, रिसेंटली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अराउंड 28,000 जो आपका मेट्रिक टन है एलएमओ, दैट इज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, यहां पर नेशन को प्रोवाइड किया है। 397 ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो थी उन्होंने यहां पे ऑक्सीजन की डिलीवरी करना शुरू किया, और यहां पे इंडियन रेलवेज ने काफी इंपॉर्टेंट रोल जो था, काफी सिग्निफिकेंट रोल जो था वो यहां पर निभाया। ठीक है, पीआईबी के अंदर ये न्यूज दे रखी थी, वहां से बनाया गया लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अगर आपको याद हो पिछले दिनों में मैंने आपको यह भी दिखाया था कि इसको सप्लाई करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक्स, स्पेशल टाइप के क्रायोजेनिक टैंक्स जो होते हैं ये चाहिए होते हैं, क्योंकि इसको काफी कम तापमान के ऊपर लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, काफी सारे नेवी के शिप्स भी आ रहे थे, आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े इस तरीके के टैंक्स आपको दिख रहे होंगे, कुछ इस तरीके के, देखिए ट्रेन पे रखा हुआ है, इस तरीके के टैंक्स नेवी के द्वारा भी अपने शिप्स के ऊपर लेकर आए जा रहे थे। क्रायोजेनिक टैंक्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, इसको काफी कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर इस लेकर आया जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं क्या ये एसेंशियल मेडिसिन के अंदर इसको रखा हुआ है, तो यस, ये जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर इसे रखा गया, लेकिन ये तो पहला पार्ट था दूसरी स्टेटमेंट का। सेकंड पार्ट को देखिए, प्राइस इसका डीसीजीआई के द्वारा फिक्स किया जाता नहीं। देखिए प्राइस जो है इसका डीसीजीआई के द्वारा नहीं, प्राइस इसका एनपीपी है, क्योंकि एनपीपी ही वो अथॉरिटी है, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो मेडिसिन के प्राइसेस होते हैं उसको डिटरमिन करती है, ना कि डीसीजीआई। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट और आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्विकरैली सिमेंट्स ने अपनी एक रेटिंग दी है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट क्यूएस रैंकिंग। तो क्विकरैली सिमेंट्स की जो रैंकिंग है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट पूछी है और पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। इट एनालिसिस वेरियस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उसको ये एनालाइज करता है। व्हेन रैंकिंग द कॉलेज इट टेक्स एम्प्लॉयर रेपुटेशन इनटू अकाउंट, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर रेपुटेशन होती है वो भी एक फैक्टर के तौर पर लिया जाता है। आई हैव स्टार्टेड द टाइमर स्टार्ट कर दिया गया, 10 सेकंड आपके पास है। यहां पर अभी रिसेंटली ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसको लेकर आया गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसके अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी ने यहां पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं कि इसमें रैंकिंग को यहां पर पाया है। टॉप 200 में भी आई है और 1000 की जो रैंकिंग होती है उसके अंदर भी आई है। इसके अंदर चलिए देखिए यहां पर 1 बाय 1 देखते हैं। मैंने आपको हिंदू एनालिसिस, जो हमने लास्ट हिंदू एनालिसिस किया था, वहां पर पूरी रैंकिंग्स के बारे में बताया था। जैसे आईआईटी मुंबई जो है उसने इंडिया के अंदर टॉप किया है और रैंक कितना था, 177 रैंक था। ठीक है, इस तरीके से आईआईसी बेंगलोर हो, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, ये सभी यूनिवर्सिटीज जो थी इसमें शामिल थी। इवन फर्स्ट टाइम जेएनयू जो है वो उसने भी इस
पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर एंटर किया है। आईआईसी बेंगलुरु का रैंक वैसे तो उतना ज्यादा मैं ये कहूंगा कि आईआईटी मुंबई से बेहतर नहीं है, लेकिन आईआईसी बेंगलुरु ने रैंक फर्स्ट हासिल किया है एज फार एज द रिसर्च इज कंसर्न। रिसर्च के अंदर इसका रैंक फर्स्ट आया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्विक सीमेंट्स के बारे में। मैंने कल पूरा इसको एनालाइज करके आपको टॉपिक बताया था, जिसमें कुछ आईआईटी के डायरेक्टर्स ने ये भी कहा था कि ये जो रैंकिंग है काफी मैनिपुलेटेड रहती है, कुछ ऐसी चीजें जो थी इसके अंदर बताई गई थी। क्विक सीमेंट्स इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स इनटू ग्लोबल हायर एजुकेशन सेक्टर। तो अपना भी इसका एक आप कह सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी है। क्यूएस यूजेस 4 की मैट्रिक्स ये यहां पर लेकर आती है, जिसमें एकेडमिक रेपुटेशन को देखा जाता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन को देखा जाता है, साइटेशन पर पेपर देखा जाता है, और एच इंडेक्स जो है उसके द्वारा यहां पर रैंकिंग को निकाला जाता है। तो यहां पर यस इट एनालाइज वेरियस ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स फॉर हायर एजुकेशन, और इसके अंदर एम्प्लॉयर की रेपुटेशन को भी एक फैक्टर के तौर पर दिया जाता है। तो यस दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप मुझे जल्दी से बताइएगा यहां पर कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि इसके अंदर इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, या फिर कहीं कितने हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टॉप रैंकिंग के अंदर आए। पिछली बार की कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी इस बार एंटर करी गई है, नंबर जो है एक से हमारा इंप्रूव हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन टोटल नंबर आप मुझे बताइएगा, अगर आपको पता है, नहीं तो गूगल करके जरूर सर्च करिएगा इसको और फिर टाइप करके दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि मिशन जूनो के बारे में है। पूछा गया मिशन जूनो को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स ए नासा मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर। यस, ये क्या नासा का मिशन है जो कि जुपिटर को एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबल है। इट इज द फर्स्ट जुपिटर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ नासा, ये भी हो सकता है। गैनीमेड इज वन ऑफ द मून्स ऑफ जुपिटर, तो यहाँ पे एक जुपिटर के मून का भी नाम दिया, हो सकता है इसका मून हो सकता है ना हो, सोचिए इसके बारे में, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। स्पेसक्राफ्ट जो है अभी एक यहाँ पे बस कर रहा था, उसके बारे में न्यूज थी, डिस्कस करेंगे वो किसके ऊपर भेजा गया है। ये जो आपकी न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस से ली गई थी, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। अब यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि जुपिटर और इसके जो मून है वो काफी न्यूज में है आजकल, क्योंकि यहां पर मिशन जो है इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो नासा का जो मिशन है टू एक्सप्लोर जुपिटर, ये जूनो मिशन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करी जाए, सेकंड स्टेटमेंट बात करती है इट इज द फर्स्ट जुपिटर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ नासा। तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नासा ने पहले जुपिटर को स्टडी करने के लिए कोई मिशन ना भेजा हो। तो यस, यहां पे ऐसा नहीं है। 1995 में ही इट इज द सेकंड जुपिटर एक्सप्लोरेशन मिशन एक्चुअली ऑफ नासा आफ्टर द गैलीलियो मिशन, जो कि 1995 में भेजा गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहले तो सेकंड जिस में वो एलिमिनेट कर दीजिए, और अगर आप सेकंड जिस में है वो एलिमिनेट कर देते हैं तो सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी काफी क्रूशियल स्टेटमेंट है। अगर आपको ना ही पहली स्टेटमेंट के बारे में पता था, ना ही तीसरी स्टेटमेंट के बारे में पता था, तो भी आप इसका आंसर सही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते और देखते कि ये तो गलत है, क्योंकि गैलीलियो मिशन इससे पहले भेजा जा चुका है 1995 के अंदर। उसके बाद आप एलिमिनेशन करना शुरू करते, ए, बी और डी तीनों को ही एलिमिनेट कर देते, बचा हुआ आंसर सी हो जाता। मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाती है आपकी। गैनीमेड इज वन ऑफ द मून्स जुपिटर। तो यस, मून्स जो जुपिटर है इसके पास कैलिस्टो भी है, गैनीमेड भी है, ये इसके जो है मून्स है, और इनको जो है टाइम टू टाइम स्टडी जो है वो भी किया जाता है। तो यहाँ पे जूनो जो है उसको भी भेजा जा रहा है गैनीमेड को स्टडी करने के लिए। आईसी है, ये आईसी आपका मून है, इसको स्टडी यहां पर किया जाएगा। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कीलिंग कर्व के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व को लेकर पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ ग्राफ ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या, ये बेसिकली एक ग्राफ है, उसको बताता है। ठीक है, तो CO2 या कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितनी एक्यूमुलेट हो रही है उसको ग्राफ के ऊपर दिखाता है। इट इज टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेटरी ऑफ NOAA इन अंटार्कटिक। सोचिए, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको करेक्ट बताना है क्या ये NOAA जो अंटार्कटिक में उसकी ऑब्जर्वेटरी से जो है वो लिया गया है, और क्या ये CO2 के डेटा को दिखाता है। सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो द हिंदू के अंदर न्यूज थी जिसमें बताया गया था कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एट हाईएस्ट लेवल सिंस मेजरमेंट बिगिन। तो जब से मेजरमेंट को शुरू किया गया, आज के दिन में जो मेजरमेंट करी गई है, सबसे ज्यादा CO2 पाई गई। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं ये चिंता का विषय, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब एक हाईएस्ट लेवल पे यहां पर पहुंच चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एट हाईएस्ट लेवल सिंस द मेजरमेंट बिगिन। कीलिंग कर्व एक ग्राफ होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन को, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितनी एक्यूमुलेशन है, बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट जो कि लिए जाते हैं आपके मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी से ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई, जो कि 1958 में यहां पर शुरू किया गया था। वहां से ये जो डेटा है वो एक्यूमुलेट किया जाता है। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है कि क्या इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के एक्यूमुलेट डेटा को लिया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या ये NOAA अंटार्कटिक की ऑब्जर्वेटरी से लिया जाता है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डेटा लिया गया वो मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी, जो कि हवाई आइलैंड के अंदर
1958 से जो डेटा लिया जा रहा है वहां से इसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो आंसर तो आपका ए हो जाएगा। कुछ और चीजें इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये जो नाम दिया गया ना कीलिंग कर्व, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था चार्ल्स डेविड कीलिंग, उनके नाम पर ये नाम रखा गया कीलिंग कर्व, जिन्होंने ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो था ये स्टार्ट किया था और 2005 में उनकी डेथ हुई। कीलिंग्स मेजरमेंट शोड दैट फर्स्ट सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो थे वो एटमॉस्फेयर के अंदर मिले। ठीक है, तो इस कर्व का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टाइम कब किया गया था, और अभी हाईएस्ट लेवल जो है जिसकी वजह से न्यूज थी वो भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीडीएन के बारे में है। सीडीएन सीन इन द न्यूज डील्स विद, सीडीएन किसके साथ डील करता है? क्या ये कंटेंट डिलीवरी ऑन वेब से डील करता है, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्लांट ऑफ ऑक्सीजन से डील करता है, कार्बन डिसोल्यूशन से डील करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? आई एम स्टार्टिंग द टाइमर, आपके पास 8 सेकंड्स हैं, आंसर करने की कोशिश करें। हिंदू एनालिसिस में मैंने सीडीएन नेटवर्क या सीडीएन जो है कैसे काम करता है ये पूरा बताया था, सोच समझ के आंसर करिएगा। व्हाट इज सीडीएन? सीडीएन न्यूज में था काफी, अभी बीच में देखा गया था अमेज़न और इसके जैसे ही काफी काफी फेमस वेबसाइट जो है वो यहां पर डाउन हो गई थी क्योंकि सीडीएन नेटवर्क के अंदर एक फॉल्ट आ गया था। तो यहां पे सीडीएन को लेकर एक आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन में दिया गया था हिंदू के अंदर, और वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से सीडीएन काम करता है। सीडीएन जो है आपका कंटेंट डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जैसे अगर आप netmog.com को एक्सेस करते हैं तो netmog.com से डेटा आप तक कैसे पहुंचता है वो सीडीएन के थ्रू पहुंचाया जाता है। और इसके साथ साथ सीडीएन के साथ साथ ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि जो व्यक्ति जितनी दूर से डेटा को एक्सेस कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में बैठ के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो netmog.com का जो सर्वर है वो इंडिया के अंदर है तो आप उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर कोई व्यक्ति यूएस में बैठ के एक्सेस कर रहा है तो वहां पर साइट को ओपन होने में टाइम लगता है। लेकिन सीडीएन जो है इस इनकंसिस्टेंसी को खत्म करता है क्योंकि ये जो सर्वर्स की कॉपी होती है अलग अलग जगह पे क्रिएट कर देता है। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको कल द हिंदू एनालिसिस में समझाया था, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सीडीएन के बारे में भी अच्छे से पता चल जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पीपल कनेक्ट टू वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पर स्पीड के अंदर वेरिएशन आ जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन में काफी दूरी होने की वजह से। लेकिन सीडीएन इस इनकंसिस्टेंसी को, इस इनइक्वालिटी को दूर करता है। लेकिन अभी ये भी देखा गया था कि सीडीएन के अंदर जब प्रॉब्लम आई तो काफी सारी वेबसाइट जो थी वो डाउन हो गई थी। तो कंटेंट डिलीवरी ऑन वेब मतलब ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बार रिवाइज जो है वो करा देता हूं। रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर हम अपने मार्क्स जो है उसको यहां पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो शुरुआत हमारी हुई थी कॉर्पोरेट को लेकर। जल्दी से बताएं इंडियन नेवी किस नेवी के साथ ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल करती है और यहां पर ये कब से किया जा रहा है? तो आज कोई नई एक्सरसाइज नहीं है। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो है अंडमान सी के अंदर इस बार किया जा रहा है, लेकिन टाइम एंड अगेन ये काफी पुराना 31st एडिशन जो है इसका किया जा रहा है। थाईलैंड के साथ ये हम करते हैं और हमारे यहाँ से भी नेवल शिप्स और उनके वहां से भी उनकी बेहतरीन नेवल शिप्स जो पार्टिसिपेट करती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको एक्सचेंज किया जाता है। फिर हमने देखा था एटोल को लेकर, आप जानते हैं कि हमने मालदीव्स को सपोर्ट किया है यूएन के अंदर प्रेसिडेंटशिप के लिए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट में जाकर यहां पर उनसे पूछा गया कि यहां पे कॉन्सुलेट अडू अटोल के अंदर बनेगा, तो अभी कोई क्लैरिटी उनके ऊपर नहीं दी गई है। लेकिन आप बताएं यहां पर कौन सा एटोल तीनों में से ऐसा था जो कि साउथ ऑफ इक्वेटर था? तो हमने यहां पे मैप के ऊपर देखा था माले और अरी जो था वो तो ऊपर था, लेकिन जो आपका एडू अटोल है वो साउथ में है, इक्वेटर के साउथ में लोकेट करता है। इसके बाद डिस्कशन हमारा नाईपीट के लेकर हुआ था। नाईपीट जल्दी से पता है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पीआईबी से न्यूज थी और यहाँ पे जो दिव्यांग जन है उनके लिए एक जो नया सिस्टम है वो लेकर आया गया है और यहाँ पर जो उनका कोक्लियर इंप्लांट्स होते हैं उनका भी जो बजट है वो बढ़ाया गया है। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर बॉडी ऑटोनोमस बॉडी उसको लेकर भी बातचीत करी गई थी और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से डील करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है नाईपीट। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन निसाक क्या है? निसाक किस चीज को लेकर आया गया था? मैंने कहा था नाम पर ध्यान दीजिएगा, नाम में ही सब चीजें छुपी हैं। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया था। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी डेवलपमेंट होंगी वहां पर कैसे हम स्पेस सेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर था। दिहिंग पटकई कहां पर आया जल्दी से बताएं? जहां पे रायमोना आपका आया था वहीं पे आया। 7th नेशनल पार्क है और इसके बाद ये जो राज्य है तीसरा बड़ा बन गया है क्योंकि पहले सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है, दूसरे अंडमान निकोबार में है और तीसरे आपके असम में। असम में और कौन कौन से थे नाम बताए थे? रिकॉल करने की कोशिश करें। काजीरंगा था, ओरांग था, मानस था, नमेरी था, डिब्रू साइकोवा था और फिर आपका रायमोना एंड दिहिंग पटकई भी आपका यहां पर आ जाता है। दीज आर द वेरियस सीरीज जिसको आप exam.netmog.com पर जाकर एनरोल कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर हुआ था जहां पर हमने देखा था लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर। जल्दी से बताएं क्या टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है या कम, मोर या लेस?
हाई या लो, जल्दी से बताइएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है वो नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, ना कि डीसीजीआई के द्वारा। इसको कम टेम्परेचर में लेकर आया जाता है, ना कि हाई टेम्परेचर में। क्यूएस रैंकिंग के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो रिसर्च के अंदर किसने टॉप किया, जल्दी से बताएं, और अदरवाइज किस आईआईटी ने टॉप किया ये भी बताइएगा। यहाँ पे वेरियस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जो होती है उनको देखा जाता है, जो कॉलेज में एम्प्लॉय रेपुटेशन है वो भी यहाँ पर कंसीडर करी जाती है। तो आईआईसी ने वैसे फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल किया है अगर हम रिसर्च की बात करते हैं। अदरवाइज ये वैसे इसका टॉप 1000 के अंदर तो रैंकिंग है, लेकिन अदरवाइज भी रैंकिंग इसकी ठीक है। यहाँ पे आईआईटी मुंबई जो है उसने यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल करी है, जेएनयू भी इस लिस्ट के अंदर अब आ चुका है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 मिशन जूनो को लेकर, जल्दी से बताएं किस प्लेनेट के लिए। तो यहाँ पे गैनीमेड जो है, जो आईसी मून है किसका, जुपिटर का, उसको स्टडी किया जाएगा। इससे पहले गैलीलियो मिशन भी भेजा जा चुका है। इट इज नॉट अ न्यू मिशन फॉर द जुपिटर। कीलिंग का जो है जल्दी से बताएं डेटा किससे लेती है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्यूमुलेटेड डेटा होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर उसको लिया जाता है, और यहाँ पे जो डेटा है वो लिया जाता है मोनो लाओ ऑब्जर्वेटरी जो कि हवाई आइलैंड के अंदर लोकेट करती है। और ये जो नाम भी रखा गया था एक साइंटिस्ट चार्ल्स कीलिंग जो थे उनके नाम पर, चार्ल्स डेविड कीलिंग उनके नाम पर रखा गया था। लास्ट में सीरियन का क्या मतलब था, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और अभी वेरियस वेबसाइट जो डाउन हुई थी इसी के फॉल्ट की वजह से डाउन हुई थी, तो ये आपका क्या करता है, ये एक इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है। आपकी जो वेबसाइट होती है उसके अलग अलग कॉपीज अलग अलग लोकेशन में ये क्रिएट कर देता है ताकि इक्वालिटी रहे यहाँ पर एक्सेस करने के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, रिवीजन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ मैराथन सेशंस प्लीज अटेम्प्ट करते रहिएगा। जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है उसके बारे में बताइएगा। क्यूएस रैंकिंग के अंदर टॉपर कौन है ये बताइएगा। देखिए क्वार्टरली असाइनमेंट्स की रैंकिंग आई है, इंडिया में बेटर रैंक जो है 177 जो है वो आईआईटी मुंबई का है, लेकिन फर्स्ट रैंक किसका है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग आप में से मार्क्स नहीं लिख रहे हैं, पहले लिखा करते थे लेकिन अभी आप लोगों ने छोड़ दिया, वो प्लीज मत करिए। ये प्रैक्टिस जरूर कंटिन्यू करेगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप मार्क्स जो है वो लिखते हैं उतना वो बेटर आपके लिए रहेगा जब फ्यूचर में आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव होता देखेंगे। तो अपने मार्क्स जो है जितना भी स्कोर क्यों ना किया हो, 0 1 2 3 4 5 माइनस में भी क्यों ना किया हो, लेकिन अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा। जो मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंदू एनालिसिस में दे चुका हूं। दीज आर द ग्रुप्स टेलीग्राम के ऊपर जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर अपने मेंस के आंसर सबमिट करके पीयर रिव्यू भी करा सकते हैं। नाउ दीज आर द वेरियस सीरीज जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदू एनालिसिस के लिए आप नेटमोक यूपीएससी को सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, आई विल शेयर द लिंक, ठीक है। तो मार्क्स अपने जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, और कोई भी डाउट होता है यू नो वेयर टू अप्रोच मी। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।